पिछली बार एक सवाल ये उठ रहा था कि अगर ग्रह अतिचार ये किया गया है तो और सिंपल तरीकों से किया गया है, यानी एतस्मिन् पश्चात वर्णी जो 6 तरीके ग्रह भेदन के लिए बताए गए उनसे नहीं किया गया, सिंपल ग्रह अतिचार हुआ है। उन 6 तरीकों में से किसी एक का भी इस्तेमाल नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद वहां से निकलने के लिए, ठीक है, 6 तरीकों में से किसी एक का इस्तेमाल हो गया, तब स्थिति क्या बनेगी? ठीक है, ग्रह भेदन की बनेगी या नहीं? यानी जब प्रवेश किया तो एतस्मिन् पश्चात वर्णित 6 तरीकों में से नहीं किया। ठीक है, सिंपल प्रवेश, मुख्य द्वार से घुसे घर में, ठीक है, अपमानित अभित्रस्त या क्षुब्ध करने के लिए घुसे या अपराध करने के लिए घुसे, लेकिन घुसे मुख्य द्वार से, तो ग्रह अतिचार तो हुआ, क्योंकि मानवों के निवास का जो स्थान है वहां प्रवेश किए, या उपासना का जो स्थान है वहां प्रवेश किए, या फिर जो संपत्ति की उचित अभिरक्षा के लिए स्थान है वहां प्रवेश किए, तो ग्रह अतिचार तो है। लेकिन उन 6 तरीकों में से किसी एक तरीके का इस्तेमाल नहीं है, जो 6 तरीके बताए गए। तो ऐसी दशा में वहां से निकलने के संबंध में अगर स्थिति ये रही कि 6 तरीकों में से किसी एक से निकल आए, तब ग्रह भेदन है या नहीं? क्या अगर प्रवेश करते समय 6 तरीकों का इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन निकलते समय किसी एक तरीके का इस्तेमाल हो गया, तब स्थिति क्या है? यह सवाल उठा था, यही सवाल था। आपसे हमने कहा कि जब तक आप अतिचार को नहीं देखेंगे तब तक ग्रह अतिचार समझ में नहीं आ सकता, और जब तक ग्रह अतिचार नहीं देखेंगे तब तक ग्रह भेदन समझ में नहीं आ सकता। सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। आप देखेंगे अतिचार की डेफिनेशन तो कहता है जो कोई ऐसी संपत्ति में या ऐसी संपत्ति पर जो दूसरे के कब्जे में है, इस आशय से प्रवेश करता है कि वह कोई अपराध करे, या डिस्टिंक्शन प्रयोग हो गया। ठीक है, इसका मतलब यह हो गया कि अभित्रस्त अपमानित या क्षुब्ध करने के लिए प्रवेश करेगा तो भी आपराधिक अतिचार है, और अपराध करने के लिए प्रवेश कर रहा है तो भी आपराधिक अतिचार है। अपराध और अभित्रस्त अपमानित और क्षुब्ध करने के लिए प्रवेश कर रहा तो भी आपराधिक अतिचार है। सिंपल प्रवेश कर गया, कालांतर में उसका मन बदल गया और अपराध करने के लिए या अभित्रस्त अपमानित या क्षुब्ध करने के लिए या अपराध करने के लिए और अभित्रस्त और अपमानित और क्षुब्ध करने के लिए वहीं रुका रहा, तो भी आपराधिक अतिचार है। तो और जब इस ढंग का आपराधिक अतिचार यानी मिनिमम अगर अपराध करने के लिए भी प्रवेश कर गया, मिनिमम अभित्रस्त अपमानित और क्षुब्ध करने के लिए भी प्रवेश कर गया, तो भी आपराधिक अतिचार है, और सब कुछ मिल गया तब तो है ही है। अब अगर आपराधिक अतिचार उसने कहा किसी ऐसे स्थान में किया जो मानवों के निवास स्थान के लिए, ठीक है, जो कोई किसी निर्माण तंबू या जलयान जो मानव निवास के रूप में उपयोग में आता है, या किसी निर्माण में जो उपासना स्थान के रूप में या किसी संपत्ति की अभिरक्षा के स्थान के रूप में उपयोग में आता है, प्रवेश करके या उसमें बना रहकर
आपराधिक अत्याचार करता है वह ग्रह अत्याचार करता है। तो ग्रह अत्याचार से तो बहुत समस्या नहीं आ रही, आपराधिक अत्याचार को ध्यान में रखना है। अब इसके बाद जरा ग्रह भेदन की डेफिनेशन देखें और इसके शब्दों पर ध्यान दें। कहता है जो व्यक्ति ग्रह अत्याचार करता है वह ग्रह भेदन करता है, यह कहा जाता है यदि वह उस ग्रह में या उसके किसी भाग में एतस्मिन पश्चात वर्णित 6 तरीकों में से किसी तरीके से प्रवेश करता है, अथवा यदि वह उस ग्रह में या उसके किसी भाग में अपराध करने के प्रयोजन से होते हुए, इसका मतलब यह हुए कि बिल्कुल ठीक वैसी ही स्थिति है जैसी दुष्प्रेरण के मामले में थी या आपराधिक षड्यंत्र के मामले में थी। ठीक है, क्या कहता था कि अपराध करने की सहमति अगर है, अपराध करने की, तो सहमति ही दंडनीय है और अपराध करने के सिवाय, ठीक, अपराध करने के सिवाय किसी बात को करने का आपराधिक षड्यंत्र है तो तब तक दंडनीय नहीं, जब तक ऐसी सहमति के अनुसरण में कोई कार्य या लोप घटित ना हो जाए। यानी दो अलग अलग बातें उसने कर दी, यही स्थिति यहां है। यानी आपराधिक अत्याचार में जो बिल्कुल पहले दिन जहां पर हम रुक गए थे और हमने कहा था कल बताएंगे, उस दिन जो हम कह रहे थे वही बात ठीक है। ठीक है, वो कहता है कि अगर अभितरफ अपमानित या क्षुब्ध करने के तरीके के लिए आपने प्रवेश किया, ठीक है, और मुख्य दरवाजे से किया आपने, ठीक है, निकले आप 6 तरीकों में से किसी एक से, अपराध ग्रह भेदन नहीं है। ठीक है, लेकिन अपराध करने के लिए, क्योंकि अपराध करना हमेशा ज्यादा गंभीर माना है, अपराध करने के प्रयोजन से अगर आप मुख्य दरवाजे से भी घुसे, ठीक है, तो जैसे ही आप मुख्य दरवाजे से घुसे वैसे ही आप वहां अपराध करने के प्रयोजन से हैं। ठीक है, अब अगर आप 6 तरीकों में से किसी एक से निकल आएंगे तो गृहभेदन है, कोई अतिरिक्त अपराध करने की जरूरत नहीं है। यानी आप कर देंगे तब तो है ही है, यानी आप वहां घुसे और आपने अतिरिक्त अपराध भी कर दिया तब तो वो लिख ही रहा है, अपराध करने के प्रयोजन से वहां होते हुए या अपराध कर चुकने के बाद आप एतस्मिन पश्चात वर्णित 6 तरीकों में से किसी एक से बाहर आ जाते हैं, गृहभेदन है। वो तो मैक्सिमम कंडीशन है। आप अपराध करने, अभितरस्त अपमानित और क्षुब्ध करने, दोनों प्रयोजनों से घुस गए मुख्य दरवाजे से, और जैसे घुसे वैसे ही आपके बारे में ये कहा जाएगा कि आप अमुक स्थान में अभितरस्त अपमानित और क्षुब्ध करने और अपराध करने के प्रयोजन से वहां है, आपको अपराध करने का मौका नहीं मिला, आप एतस्मिन पश्चात वर्णित 6 तरीकों में से किसी एक से बाहर आ गए, हाई गृहभेदन है। लेकिन अभितरस्त अपमानित और क्षुब्ध करने के लिए घुसे, अपराध करना प्रयोजन ही नहीं था और मुख्य दरवाजे से घुसे, यानी एतस्मिन पश्चात वर्णित 6 तरीकों में से किसी से नहीं घुसे और वहां रहकर कोई अपराध किया भी नहीं, न अपराध करने का कोई आशय आपके मन में आए। यानी ऐसा कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि आपके मन में अभितरस्त अपमानित और क्षुब्ध करने के आशय से प्रवेश करने के बाद अपराध करने का आशय उत्पन्न हो गया था, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। और आप एतस्मिन पश्चात वर्णित 6 तरीकों में किसी एक से निकल आए, गृहभेदन नहीं है। ठीक, इसे ठीक वैसे ही देखना पड़ेगा, और अगर आप इसे आपराधिक अत्याचार से सेपरेट करके देखेंगे जीवन में समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपराधिक अत्याचार ही अंततः गृहभेदन बनेगा। और वहां उसने या शब्द का प्रयोग हर जगह किया है। उसने कहा कि अभितरस्त अपमानित या क्षुब्ध करे, अथवा, ठीक है, सॉरी, वह कोई अपराध करे या किसी व्यक्ति को जिसके कब्जे में ऐसी संपत्ति अभितरस्त अपमानित या क्षुब्ध करे। और यहां भी उसने क्या कहा कि जो भाषा है वो कहता है कि एतस्मिन पश्चात वर्णित 6 तरीकों में से किसी तरीके से प्रवेश करता, अथवा यदि वह उस ग्रह में या उसके किसी भाग में अपराध करने के प्रयोजन से होते हुए, इस लाइन को अलग कर दिया उसने। ठीक है, तो जो भाषा आ रही है देर की,
और जो मतलब आ रहा है कामा के बाद लगने के बाद लैंग्वेज का, तो सीधे अपराध को और अभितरस्त अपमानित और क्षुब्ध करने को दो अलग अलग स्थितियों में बांटे दे रहा है। और अभितरस्त अपमानित और क्षुब्ध करना ये चूंकि कम गंभीर बात है, इसलिए एतस्मिन् पश्चात् वर्णित 6 तरीकों में से किसी एक से आप निकल आए तो कोई ऐसी बात नहीं। हाँ, ये ठीक है कि अभितरस्त अपमानित और क्षुब्ध करने के लिए भी एतस्मिन् पश्चात् वर्णित किसी 6 जो तरीके उनमें से किसी से प्रवेश कर गए तब तो फिर गृह वेदना ही है। लेकिन प्रवेश आपने वैसे नहीं किया। अभितरस्त अपमानित और क्षुब्ध करना ही सिर्फ आशय था और प्रवेश आपका वैसे नहीं था वहां। और एतस्मिन् पश्चात् वर्णित 6 तरीकों में से किसी एक से निकल आए तो अभितरस्त अपमानित और क्षुब्ध करने के बाद जब पिटने की नौबत आती तो लोग अक्सर ऐसे भाग ही जाते हैं, दीवार फांद के और ऐसा करके वैसा करके। लेकिन आपकी दोषिता, आपके मन की स्थिति ये निसंदेह उस स्तर की नहीं है। ठीक है, अगर आप मुख्य दरवाजे से प्रवेश करके भागने के लिए ऐसे रास्ते इस्तेमाल कर रहे हो, आप जरा, हमने कहा ना, शब्दों पर मत जाइए, हमेशा भाव पर जाइए और जरा मन में कल्पना करके देखिए तो आपको दिखाई देगा कि अगर अभितरस्त अपमानित और क्षुब्ध करने के लिए भी 6 तरीकों में से किसी से प्रवेश कर रहे हो तो वाकई आप ज्यादा ढीठ किस्म के आदमी हो। और 6 तरीकों में से किसी से नहीं प्रवेश किया, ये मुख्य दरवाजे से है, वहां अभितरस्त अपमानित और क्षुब्ध किया और फिर जब डंडा उड़ने उठाया तो भागने के लिए आपने 6 तरीकों का इस्तेमाल कर लिया, तो निश्चित तौर पर आप उतने ढीठ और दुष्ट व्यक्ति नहीं हो कि आपके लिए कठोर दंड का प्रावधान किया जाए। हां, अपराध करने के प्रयोजन से आप घुसे तो मुख्य दरवाजे से ही घुसे तो भी क्या है, तब आपकी दोषिता या आपकी कल्पेबिलिटी डेफिनेटली इस स्तर की है कि अब अगर आप 6 तरीकों में से किसी एक से निकल भी आए, यानी मुख्य दरवाजे से आप अपराध करने के लिए घुसे थे, लेकिन अपराध करना ये निम्नता की और नीचता की पराकाष्ठा है, आप घुसे गए थे अपराध करने के प्रयोजन से, तो अपराध करने का प्रयोजन ये डेफिनेट तौर पर अलग कर दिया जाएगा, सेपरेट, और वो आपराधिक अत्याचार से ही आप देखेंगे वहीं से अलग हो रहा है। ठीक है, इसलिए इसी ढंग से आप गृह वेदन को देखेंगे। ठीक है, अगर अपराध करने का प्रयोजन आ गया, ठीक है, तो आपने प्रवेश कैसे किया है यह बात लगभग इमैटेरियल होती जा रही है। ठीक है, क्योंकि अपराध करने के प्रयोजन से आपने निर्दोष प्रवेश, निर्दोष तो ना कहें, चलिए उन तरीकों से प्रवेश पा लिया जो एतस्मिन् पश्चात् वर्णित 6 तरीकों में से एक नहीं है। तब अगर निकलने के लिए भी आपने इस्तेमाल कर लिया, भले आप वहां अपराध कर पाए, अपने मंतव्य की पूर्ति कर पाए या नहीं कर पाए, इसका कोई अर्थ ही नहीं है। लेकिन आपने 6 तरीकों में से किसी एक का इस्तेमाल कर लिया, बात खत्म है, आप गृह वेदन किए। लेकिन जहां तक अभितरस्त अपमानित और क्षुब्ध करने, तो डेफिनेटली भागने के लिए तो फिर आदमी इस ढंग से इस्तेमाल करता ही है। तो ये आपराधिक अत्याचार के संबंध में बात एक रह गई थी जो आपने जानना चाही थी, वो आपको बता दी गई। अब इसके बाद हम लोग जो बात करेंगे वो क्या है, कूट रचना, इसके बारे में बात होगी। पहले जो आईपीसी उसमें कूट रचना को पहले डिफाइन किया था, मिथ्या दस्तावेज को बाद में डिफाइन किया था। हालांकि क्रम ऐसा ही होना चाहिए जैसा अब बनाया गया है। पूर्व की आईपीसी में क्रम ठीक नहीं था, क्योंकि कूट रचना कैसे करेंगे, मिथ्या दस्तावेज के माध्यम से। तो मिथ्या दस्तावेज पहले डिफाइन होना चाहिए, कूट रचना उसके बाद ही होनी चाहिए थी। लेकिन पहले कूट रचना को
पहले डिफाइन किया था और मिथ्या दस्तावेज बाद में। मिथ्या दस्तावेज की रचना ये अपने में यहां कूट रचना के रूप में दंडनीय नहीं है। आप मिथ्या दस्तावेज की रचना कर रहे हैं, अगर छल के प्रयोजन से कर रहे हैं, उसके माध्यम से छल आप कर रहे हैं, तो कुछ और भले ही, मतलब मिथ्या दस्तावेज रचने के माध्यम से कोई अपराध नहीं, लेकिन कूट रचना का अपराध नहीं हो सकता जब तक कि मिथ्या दस्तावेज की रचना, जो कूट रचना का अपराध बताया गया, उनमें जिन उद्देश्यों और आशयों का जिक्र किया गया है, उन उद्देश्यों और आशयों से कूट रचना न की गई हो, सॉरी, उन उद्देश्यों और आशयों से मिथ्या दस्तावेज की रचना न की गई हो, तब तक कूट रचना का अपराध नहीं हो सकता। कूट रचना का अपराध देख लेंगे 336 में क्या कह रहा है। कह रहा है जो कोई किसी मिथ्या दस्तावेज या मिथ्या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख अथवा दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के किसी भाग को इस आशय से रचता है कि लोग या किसी व्यक्ति को नुकसान या क्षति ये कारित की जाए। नुकसान या क्षति दो शब्द लाया है, इसका मतलब क्षति का अर्थ यहां सिर्फ सांपत्तिक नुकसान से नहीं लिया जा सकता। अगर आप इस आशय से कोई मिथ्या दस्तावेज रचते हैं जो किसी को प्रतिष्ठा संबंधी, ठीक है, या ख्याति संबंधी अफवाह कारित करने के लिए आपने रचा है, तो भी वो कूट रचना का अपराध माना जाएगा। आपने मिथ्या दस्तावेज रचा है और उस मिथ्या दस्तावेज रचने के माध्यम से आप क्या करना चाहते हैं, दूसरे को सांपत्तिक नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, बल्कि उसे मानसिक पीड़ा या ख्याति संबंधी नुकसान ये देना चाहते हैं। तो अगर आप कहें कि ये सब फोर्जरी नहीं है, तो इसे भी फोर्जरी माना जाएगा, क्योंकि यहां कहता है किसी व्यक्ति को नुकसान या क्षति कारित की जाए या किसी दावे या हक का समर्थन किया जाए। आपने एक फर्जी एडॉप्शन डीड बना ली, उसके माध्यम से आप किसी बच्चे पर दावा कर रहे हैं। आपने एक फर्जी मैरिज रजिस्ट्रेशन पेपर बना लिया, उसके माध्यम से आप किसी के पति या पत्नी होने का हक ये जता रहे हैं। तो इसमें सांपत्तिक नुकसान कोई नहीं हो रहा फिलहाल, प्रत्यक्षता। आप इतने रिमोट नहीं सोच सकते कि इनडायरेक्टली साहब सक्सेसर हो जाएंगे या उत्तराधिकारी हो जाएंगे, वो सब कुछ नहीं, प्रत्यक्ष देखेंगे जो तत्काल परिणाम हो रहा है। तो तत्काल परिणाम में सांपत्तिक नुकसान कुछ भी नहीं है, एक पैसे भर का नुकसान नहीं हो रहा। यह भी तो हो सकता है खूब तुम पति या पत्नी अपने को घोषित कर लो, वो उठाकर अपनी सारी संपत्ति दान कर दे अपने जीवन काल में ही, तो तुम क्या कर लोगे? वसीयत कर दे किसी का नाम, तो वो तो बहुत रिमोट बात हुई। अगर प्रत्यक्ष देखें तो आपने जो फर्जी मैरिज रजिस्ट्रेशन का पेपर बनाया है या फर्जी एडॉप्शन डीड बनाई है, फर्जी यानी मिथ्या दस्तावेज रचा है आपने जो, ठीक है, इसके माध्यम से आप ऐसे दावे या हक का समर्थन कर रहे हैं जो दावा या हक संपत्ति के संबंध में नहीं है, किंतु फिर भी अपने में दावा या हक है। तो आप कोई मिथ्या दस्तावेज रचते हैं या कोई इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख रचते हैं या मिथ्या दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का कोई भाग ये रचते हैं, और इस आशय से रचते हैं क्योंकि उसने कहा कि जो कोई मिथ्या दस्तावेज या मिथ्या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख अथवा दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के किसी भाग को इस आशय से रचता है। यानी अगर आप सिर्फ फॉल्स डॉक्यूमेंट यही बना रहे हैं तो कम से कम आप फोर्जरी के दोषी नहीं। फोर्जरी के दोषी आप तभी हो सकते हैं जब इस आशय से रचता है। जब तक आशय
यहां वर्णित आशयों में से एक नहीं है, तब तक फोर्जरी का जो अपराध है यह नहीं हो सकता। यानी फोर्जरी का अपराध होगा कब? दो चीजों के मिलने से। आप फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाएं और इन आशयों में से किसी एक से बनाएं, और यहां जो आशय लिखे क्या कहता है, लोग को या किसी व्यक्ति को, वो तो किसी व्यक्ति शब्द का प्रयोग किया है, यानी व्यक्ति विशेष को नुकसान या क्षति कारित करने के आशय से आप मिथ्या दस्तावेज बनाएं, यह आवश्यक नहीं है। लोग या कोई व्यक्ति, आप एक विशेष धर्म के हैं, आपने अपने धर्म को छुपाकर मैरिज रजिस्ट्रार के यहां आवेदन कर दिया। मैरिज का जो रजिस्ट्रार है वो क्या करता है? मैरिज का रजिस्ट्रेशन करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल योर मैरिज मस्ट बी वैलिड, और मैरिज या तो आपके पर्सनल लॉ के मुताबिक होगी और या फिर स्पेशल मैरिज एक्ट में होगी। आपने जिन भी कानूनों में शादी की, आपने मुस्लिम विधि के मुताबिक शादी की तो बोथ पर्सन मस्ट बी मुस्लिम, और मुस्लिम किताबिया स्त्री से विवाह कर सकता है, लेकिन किताबिया पुरुष से मुस्लिम स्त्री विवाह नहीं कर सकती। तो किताबिया होनी चाहिए, और किताबिया हमने आपको कई बार बताया है कि इस्लाम की मान्यताओं के मुताबिक, ठीक है, जो रसूल हुए हैं अर्थात जिन पर आसमानी किताब आयद हुई है, जारी बताएं, हजरत इब्राहिम तो उन पर जो किताब आयद हुई वो प्राप्त नहीं है, ठीक है। दूसरे हजरत मूसा जिन पर जो किताब आयद हुई वो ओल्ड टेस्टामेंट, ठीक है, या तौरात, ठीक है, तौरात इस रूप में अभी भी प्राप्त है, ठीक है। फिर हजरत ईसा, उन पर न्यू टेस्टामेंट या बाइबल, और फिर हजरत मोहम्मद जिन पर कुरान आयद हुई, ऐसा कहा जाता है। तो किताबिया स्त्री यानी मुस्लिम, एक मुस्लिम पुरुष यहूदी स्त्री से शादी कर सकता है या ईसाई स्त्री से शादी कर सकता है, और मुस्लिम तो मानो कर ही सकता है। और हजरत इब्राहिम की जो किताब जिस पर आयद हुई, तो हजरत इब्राहिम की कोई उम्मत यानी उनके मानने वाले कोई अलग से है नहीं, जैसे ईसा के अलग से मानने वाले ईसाई, मूसा के अलग से मानने वाले हैं यहूदी, और हजरत मोहम्मद के अलग से मानने वाले यानी मुसलमान ये है, लेकिन उनकी कोई अलग से उम्मत ये है नहीं। तो किताबिया स्त्री से विवाह कर सकता है। तो पर्सनल लॉ के मुताबिक मैरिज मस्ट बी वैलिड, मैरिज तो वैलिड होनी चाहिए। दोनों पक्षों में से किसी एक ने अपने धर्म को छुपाया है और मुस्लिम विधि के मुताबिक शादी कर रहे हैं, हिंदू विधि के मुताबिक आप कर रहे, बोथ पर्सन मस्ट बी हिंदू, ठीक है, ये होने चाहिए। स्पेशल मैरिज एक्ट में भिन्न भिन्न मतावलंबी ये शादी कर सकते हैं, लेकिन वहां भी कुछ जरूरतें बताई गई हैं कि इतना इतना तो होना ही चाहिए। वहां आपने चलिए एज छुपा ली, कुछ ऐसा कर दिया जिसके कारण मैरिज का जो रजिस्ट्रार है, ठीक है, वो आपकी मैरिज कराने को राजी हो गया। नुकसान किसी को नहीं हुआ है, एक पैसे भर नहीं हुआ है, लेकिन दावे का समर्थन करने के लिए आपने कूटकरण कर दिया है, ठीक है।
दावे का समर्थन करने के लिए क्या हमारे यहां हमारे पास जब ऐसे भागम भाग के मसले आते हैं तो हम कभी भी कहते हैं कि ना ये फर्जी मत बनाओ, जो तुम जुरिडिक्शन शाहजहांपुर लाने के लिए एक फर्जी एफिडेविट बनाए ले रहे हो, ये जान का बवाल बनेगा। इसमें आएगा फिर 467, 468, 471, तुम्हारी बुद्धि फिर ठीक हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि आपने दावे या हक का समर्थन करने के लिए नुकसान ना हो, एक पैसे वरना क्या कहता है, जो कोई मिथ्या दस्तावेज रचता है या कोई इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख रचता है या मिथ्या दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के भाग को रचता है, ठीक है, और आशय उसका क्या है, लोग को या किसी व्यक्ति को क्षति या नुकसान कारित किया जाए या किसी दावे या हक का समर्थन किया जाए या फिर यह कारित किया जाए कि कोई अपने से संपत्ति अलग करे। ठीक है, यह कारित किया जाए, मीनिंग देयर बाय आप उस दस्तावेज के माध्यम से यह स्थिति पैदा कर रहे हैं कि उस दस्तावेज के कारण कोई व्यक्ति अपने को अपनी संपत्ति अपने से अलग करने को तैयार हो जाएगा। ठीक है, आपने कुछ फर्जी और संपत्ति यहां मॉनेटरी वैल्यू उसकी हो ये नहीं, आपके लिहाज से संपत्ति। ठीक है, जो बात छल में आ रही थी, छल में भी संपत्ति की डेफिनेशन इसी ढंग से ली गई थी कि संपत्ति मतलब क्या हुआ, जो व्यक्ति प्रवंचित कर रहा है। छल की जब डेफिनेशन पर हम लोगों ने बात की थी तो हमने कहा था कि संपत्ति की जो डेफिनेशन है वो यहां बदली हुई होगी। यहां संपत्ति की डेफिनेशन उस व्यक्ति के दृष्टिकोण से ली जाएगी जो प्रवंचित कर रहा है, दूसरे के दृष्टिकोण से या दूसरे की नजर में उसकी दो कौड़ी वैल्यू न हो। ठीक है ना, जिसे प्रवंचित करने वाला संपत्ति मान रहा है, दूसरे की नजर में उसकी दो कौड़ी वैल्यू नहीं है, लेकिन प्रवंचित करने वाले के लिए उसकी वैल्यू है। आप पासपोर्ट प्राप्त करना चाहते हैं, मिल जाए आपको, आपके पासपोर्ट से हमें क्या लाभ हो रहा, हमसे क्या मतलब। आप फर्जी वोटर लिस्ट उसमें अपना नाम बढ़वाने, उससे हमें क्या मिल जाएगा, लेकिन उस वोटर लिस्ट से में नाम आने से अगर आपके दृष्टिकोण से आपको कहीं फायदा हो रहा तो वोटर लिस्ट में नाम का इनरोल्ड किया जाना, यह मतदाता पहचान पत्र आपके हिसाब से तो संपत्ति है, और उस संपत्ति को अपने से अलग करने के लिए अगर इलेक्शन कमीशन को, क्योंकि लोग को या किसी व्यक्ति को, ठीक है, अगर इस ढंग से आप तैयार कर सकते वो अपनी संपत्ति अलग करें, तो प्रॉपर्टी तो फिलहाल उन्हीं की है। ठीक है, तो यहां भी संपत्ति आपके दृष्टिकोण से ली जाएगी। आपने फर्जी फीस डिपॉजिट करने की रसीद बनाई और प्रवेश पत्र, हॉल टिकट प्राप्त कर लिया परीक्षा का, हॉल टिकट की वैल्यू दूसरे के लिए क्या है, तो आपने छल भी किया है, आपने छल भी किया है और आपने फोर्जरी का अपराध भी किया है। आपके एक ही कृत्य से विधि की भिन्न भिन्न धाराएं या आकृष्ट हो सकती हैं और होती हैं, और होने की संभावना ना हो तो आईपीसी में सेक्शन 71 ही तो था, 71 जैसे सेक्शन नहीं होंगे जो ये कहते हैं कि अगर दो भिन्न भिन्न काम किए गए और दोनों अपराध और मिलकर भिन्न अपराध बनाते हैं, या कोई एक काम किया गया है जो विधि की दो भिन्न धाराओं में अपराध हो रहा है, तो जब तक कि अन्यथा प्रावधानिक न हो, ठीक है, तब तक जितने अपराध हो रहे हैं उनमें से सबसे गुरुतर दंड जिसमें प्रोवाइड है उससे अधिक दंड व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा।
जब तक कि अन्यथा कुछ प्रावधानित न हो। इसका मतलब ये हुआ कि आपके है कि कृत्य से विधि की दो भिन्न भिन्न धाराएं आकृष्ट हो सकती हैं। तो अगर आपने फीस डिपॉजिट करने की रसीद बना ली और बनाने के उपरांत आपने क्या किया, उसे प्रस्तुत करके हॉल टिकट प्राप्त कर लिया, जो आपका एडमिट कार्ड है वो प्राप्त कर लिया है, तो उस एडमिट कार्ड की जो भी वैल्यू है आपके दृष्टिकोण से वो आपके लिए प्रॉपर्टी है, अन्य के लिए नहीं। लेकिन यहां प्रॉपर्टी की व्याख्या आपके दृष्टिकोण से होगी। ठीक है, तो अगर आपने इस ढंग से किसी को तैयार कर लिया फर्जी दस्तावेज बनाकर कि वो अपनी संपत्ति अपने से अलग करे, या कोई अभिव्यक्त या विवक्षित संविदा करे, आपने इस तरह से कहता है कि या कोई अभिव्यक्त या विवक्षित संविदा करे, या इस आशय से रचता है कि कपट करे या कपट किया जा सके, वह कूट रचना करता है। ठीक है ना, कपट करे या कपट किया जा सके। कपट इस शब्द को हम लोगों ने पढ़ा था, और कपट में जो कुछ शामिल मानते हैं वो क्या है, प्रवंचना है। ठीक है ना, और प्रवंचना एक विशेष आशय से, और वो आशय क्या होता है, क्षति कारित करने का। और क्षति में शारीरिक, सांपत्तिक, मानसिक हर प्रकार की क्षति शामिल मानी जाएगी। जब कपट किया यह कहा जाता है, यह कपट करने का आशय आपका है, इसका मतलब यह हुआ कि आप व्यक्ति को प्रवंचित कर रहे हैं, और प्रवंचना का जो आशय है वो क्या है, व्यक्ति को क्षति पहुंचाना, और वो क्षति आवश्यक नहीं है सांपत्तिक हो। यद्यपि ठीक है कि समाज में बहुतायत से जो उदाहरण दिखाई पड़ते हैं वो सांपत्तिक क्षति के ही दिखाई देते हैं, लेकिन यहां या जब भी कपट शब्द आता है तो कपट शब्द का अर्थ सिर्फ इतना ही होता है कि प्रवंचित आप कर रहे हैं, और प्रवंचित विशेष आशय के साथ कर रहे हैं। ठीक है, और वो पर्टिकुलर आशय क्या है, व्यक्ति को क्षति पहुंचाना, और क्षति किसी भी वर्णन की हो सकती है, यानी शारीरिक, मानसिक या ख्याति संबंधी कोई क्षति है, ये आप पहुंचाने का आशय है, या कपट किया जा सके। इन शब्दों ने बात को थोड़ा और बढ़ा दिया। आपकी नजर में उस डॉक्यूमेंट के माध्यम से कपट हो सकता है, आपकी नजर में, इनफैक्ट नहीं हो सकता, इनफैक्ट नहीं हो सकता। लेकिन हम तो आपका आशय देखेंगे। इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि कानून ने उस ढंग के दस्तावेजों को लिखने के लिए एक विशेष प्रारूप यह निर्धारित कर रखा है, यानी एक स्टैंडर्ड तरीका यह विकसित है उस ढंग के दस्तावेजों को निर्मित करने के लिए। जिस ढंग का दस्तावेज आप निर्मित कर रहे हैं, ठीक है, कपट करने के लिए या ऊपर वर्णित किसी अन्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए। ठीक है, और आपका वो दस्तावेज उस स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है जिस स्टैंडर्ड फॉर्म में कानून उसका होना अपेक्षित करता है, उस स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है वो। लेकिन आपका विश्वास यह है कि ये उसी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ठीक है, और इसके माध्यम से हम अपने मनोवांछित लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। तो भले ही ये कानून द्वारा बताए गए फॉर्म में नहीं है, इसलिए इससे तत्वतः इनफैक्ट कपट होना संभव नहीं है, लेकिन आपने इसकी रचना इसीलिए की है कि कपट किया जा सके।
और कानून हमेशा आपके आशय को देखेगा। ठीक है, कानून को इससे मतलब ही नहीं, हमने पहले भी कहा कि कृत्य की प्रकृति नहीं, कर्ता का आशय। कानून में यही महत्व की बात है, और कानून में ही नहीं, भगवान की नजर में भी यही महत्व की बात होती है। कृत्य की प्रकृति, इससे कोई मतलब ही नहीं। अगर हम कृष्ण को भगवान मानते हैं, खड़े होकर वो अर्जुन जो भागा जा रहा है युद्ध से, उसे समझा बुझा के युद्ध में लगा दिया और हजारों मरवा दिए, और फिर भी ठीक है, अर्जुन को भगवान का प्रत्यक्ष साथ सिर्फ यही इस बात का सबूत है कि अर्जुन ने कोई पाप नहीं किया। ठीक है, सिर्फ प्रत्यक्ष साथ, इसके अलावा किसी अन्य सबूत की जरूरत ही नहीं है। तुम तो रोज मंदिर में घंटी हिलाते हो, ठीक है, तुम्हें तो कभी भगवान का प्रत्यक्ष साथ नहीं मिलता। स्वयं अर्जुन को प्रत्यक्ष साथ उनका उपलब्ध है। इसका अर्थ ही यह निकला कि अर्जुन निर्दोष है। अगर निर्दोष न हो तो ईश्वर का साक्षात्कार उसे स्वप्न में भी नहीं हो सकता। ठीक है, वो निर्दोष है। इसका मतलब कृत्य की प्रकृति है, वो किसी को क्षति पहुंचाती है, किसी को नुकसान देती है या नुकसान नहीं देती है, इसका कोई अर्थ ही नहीं, इसका कोई मतलब ही नहीं कर्ता का आशय। इवन और देखें तो उस पक्ष में भी भीष्म या द्रोण, इन्हें दुष्ट व्यक्ति नहीं कहा, और इन्हें स्वयं ईश्वर का एश्योरेंस है, ठीक है, कि आप मुक्त होंगे। लेकिन ये एश्योरेंस दुर्योधन को नहीं है, ये एश्योरेंस धृतराष्ट्र को नहीं है। क्यों? कर्ता का आशय। वो सब तो अपना कर्तव्य निर्वहन कर रहे हैं, उनके सैनिक हैं, उनके सेनाध्यक्ष हैं, उनके लिए लड़ेंगे, तो वो अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। इसीलिए हम कहते हैं सारे वकील स्वर्ग जाएंगे, और अगर कुछ गलत डिसाइड हुआ है तो सारे जज नरक जाएंगे। हम तो अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। जिसने हमें अपॉइंट किया अपनी तरफ से बोलने के लिए, स्वर्ग नरक उसके भाग्य में है, मेरे भाग्य में नहीं है। हम तो अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। हम जिस पक्ष में हैं उस पक्ष में कानून की दायरे में जो कुछ हमारे मुवक्किल के पक्ष में, हम वो सब अदालत के सामने रख देते हैं कि ये स्थिति मेरे मुवक्किल के पक्ष में, ये स्थिति मेरे मुवक्किल के पक्ष में, ये स्थिति मेरे मुवक्किल के पक्ष में, और उन स्थितियों के आधार पर मेरा मुवक्किल अनुतोष पाने का हकदार है या नहीं, यह डिसाइड करना अदालत का काम है। तो कुछ गलत डिसाइड हुआ तो अदालत गलत डिसाइड करती है, वकील नहीं। लेकिन वकील के पास कोई कंटेम्प्ट की शक्ति नहीं है, अदालत के पास है। हालांकि ऐसा भी आपका ही मानना है, ऐसा भी सिर्फ आपका मानना है। अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट पढ़ेंगे तो धारा 16 है उसकी, जो वकील के अवमान को भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट घोषित करती है। ठीक है, लेकिन नहीं होता है। ये आपकी मान्यता है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, उससे आप डरते हो, इसलिए आप वकील को बड़ी आसानी से झूठा और जाने क्या क्या कहते रहते, क्योंकि जो कुछ है वो अदालत है। वकील से मतलब क्या है? कृत्य की प्रकृति है, ये व्यक्ति को दोषी नहीं बनाती, कर्ता का मन ये व्यक्ति को दोषी बनाता है। इसलिए भीष्म, द्रोण, अर्जुन सब निर्दोष और सब वही काम कर रहे हैं, हत्या। इससे ज्यादा घोर कर्म और दूसरा हो ही नहीं सकता, लेकिन कर रहे हैं, और किसी दोष के दोषी नहीं है। इसका इससे बड़ा प्रमाण और कोई नहीं है कि स्वयं ईश्वर एक के साथ है, और स्वयं ईश्वर जिसे हमने माना है वो खड़े होकर उन्हें मुक्ति का एश्योरेंस ये दे रहा है। इससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं हो सकता। तो
आपका मन, कानून भी हमेशा आपके मन को देखेगा। वो कहता है कि कपट किया जा सके इसलिए आपने दस्तावेज बनाया। दस्तावेज उस स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आया कि कपट हो सकता। ये तो उन लोगों का भाग्य है जिनके साथ आप कपट करना चाहते थे। ये आपका दुर्भाग्य और उनका भाग्य, इसके अलावा कुछ नहीं कहा जा सकता। आप तो उस स्तर तक गिर ही गए थे जहां पर आपको दंड मिलना चाहिए। तो कानून आपको तब भी दंड देगा जबकि आप मिथ्या दस्तावेज या उसका कोई भाग इस आशय से रचते हैं, या कोई इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख या उसका कोई भाग इस आशय से रचते हैं कि कपट किया जा सके। इनफैक्ट कपट नहीं हुआ, ठीक है, आप कपट करना चाहते थे, नहीं हुआ, इससे क्या है? पकड़ ली गई आपकी फर्जी रसीद कि आपने फीस डिपॉजिट ही नहीं की है, फर्जी बना लाए। तो आपको इस स्थिति का लाभ दिया जाए, आपको इस स्थिति का लाभ क्यों मिलना चाहिए? आप तो अपनी बात करो, क्या हुआ इससे मतलब ही क्या है? क्या होता रहा है इससे भी कोई लेना देना नहीं। तो कानून हमेशा आपकी बात करेगा। मिथ्या दस्तावेज रचता है, रचते हैं कोई चीज, आइए कब कहें, ठीक है, रचता है। अब रचता को अगर कंटिन्यूएशन में देखें तो जिस क्षण आप रचना प्रारंभ करते हैं जिस बिंदु पर, और जिस बिंदु तक, ठीक है, आप रचते रहते हैं, ये संपूर्ण प्रक्रिया रचना ही है, ठीक है ना। लेकिन इस ढंग से अगर लेंगे तो फिर तैयारी, प्रश्न और पूर्णता, इसके बीच अंतर करना मुश्किल हो जाएगा। आपने मिथ्या दस्तावेज रचना शुरू किया, यहीं पर आप पकड़ गए, तो रच रहे थे आप, ये तो कहा जाएगा, ठीक है ना। आपने एक फर्जी रसीद छापनी चाहिए, ठीक है, जो कि आप इस आशय से बना रहे हैं कि आप जिसके ऋणी हैं उसके प्रति अपना ऋण आपने चुकता कर दिया है, ठीक है, ऐसा उससे दर्शित किया जा सके उस रसीद से। और आपने फर्जी बनानी शुरू की, आपने बनानी शुरू ही की थी, तब तक आप पकड़ गए, ठीक है ना। या वो रसीद छपी हुई थी, आपने छपने के लिए दी, प्रिंटिंग प्रेस से आपको प्रूफ मिला, आप प्रूफ रीडिंग कर रहे थे, इनफैक्ट वो कभी छप नहीं पाई प्रूफ रीडिंग करते समय, क्योंकि जब प्रूफ रीडिंग होने के लिए आता है तब भी वो छप के तो आता ही है कागज पे, उस पर प्रूफ लगाना होता है, उस पर ये गलती ये सुधार लो। उसी समय आप पकड़ गए। तो क्या माना जाए कि आपने रचा, ठीक है, क्योंकि कागज भी है, रसीद भी बनी हुई है, उस पर प्रूफ रीडिंग भी आपने की है, कपट भी आप करना चाह रहे थे। लेकिन अभी इस रसीद का कोई उपयोग नहीं हुआ और अभी यह रसीद अस्तित्व में आई भी नहीं, इसलिए मामला अभी तैयारी के स्तर पर है, ठीक है। लेकिन यह बात हम अपने अनुमानों से कहें, यह दांडिक विधि के क्षेत्र में ठीक नहीं माना जाएगा, इसीलिए उसने पहले 464 में और अब 335 में मिथ्या दस्तावेज रचने की डेफिनेशन दी है कि कब यह मान लिया जाएगा कि मिथ्या दस्तावेज आपने रचा है। वो कहता है उस व्यक्ति के बारे में यह कहा जाता है कि वह व्यक्ति मिथ्या दस्तावेज या मिथ्या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख रचता है जो बेईमानी से या कपटपूर्वक, अब देखिए उसने दो शब्द प्रयोग किए, जो बेईमानी से या कपटपूर्वक। अगर देखिए हमने आपसे अभी कहा था
कि दांडिक विधि में कपट का जब अर्थ व्याख्या की जाती है, कपट के अर्थ की, तो यह होता है कि आपका प्रवंचित करने का आशय होना चाहिए, यानी झूठ प्रवंचित करने का आशय। जब छल की बात हो रही थी तब आपको प्रवंचना इस शब्द का अर्थ बताया गया था कि आप वो तथ्य जो इनफैक्ट अस्तित्व में नहीं है, उस तथ्य के अस्तित्व में होने पर आप व्यक्ति को विश्वास दिला रहे हैं। यह तथ्यों की जो सही स्थिति है, ठीक है, उसके बारे में उसके मन में कोई भ्रम वे उत्पन्न करते हैं। जब इस प्रकार के काम आप करते हैं तो यह कहा जाता है आप प्रवंचना कर रहे हैं। और जब इस प्रवंचना को करने के पीछे जो आपका आशय है वो क्षति कारित करने का होता है, क्षति। और क्षति में शारीरिक, मानसिक और ख्याति संबंधी अपहानि तीनों शामिल है, ठीक है ना। केवल सांपत्तिक अपहानि ये कपट में हो ऐसा नहीं होता। सांपत्तिक अपहानि कारित करने के लिए अगर आप व्यक्ति को प्रवंचित करो तो भी कपट है, और सांपत्तिक अपहानि कारित करने के लिए आप प्रवंचित नहीं कर रहे, बल्कि उसे शारीरिक, मानसिक या ख्याति संबंधी अपहानि कारित करने के लिए आप प्रवंचित कर रहे हैं, ठीक है, तो भी कपट है। या किसी प्रकार की अपहानि उसे कारित करने के लिए आप प्रवंचित करो तो भी कपट है। यह हमने कपट का अर्थ छल के समय भी कहा और अभी भी कह रहे थे, और मेरी बात को समर्थन मिल रहा है क्योंकि उसने कहा जो कोई बेईमानी से या कपट पूर्वक, बेईमानी में आपको मालूम है कि कोई लाभ जिसके आप हकदार नहीं है वो लेने की आप कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। यही तो है बेईमानी का। या कोई हानि, ठीक है, या दोनों चीजों में से कोई एक या दोनों, ऐसे करके आता है बेईमानी का। तो ये मिसकॉन्सेप्शन आपको हो सकता है कि कपट तब तक नहीं माना जाता। ये मिसकॉन्सेप्शन अक्सर समाज में चलता रहता है। आप इस ढंग से मिसगाइड हो सकते हैं कि प्रवंचना जब इस आशय से की जाए कि किसी को सांपत्तिक अपहानि हो तभी केवल कपट होगा, यह मिसकॉन्सेप्शन न हो, इसके लिए उसने लिखा कि जो कोई बेईमानी से या कपट पूर्वक, यानी प्रवंचना ये करके अगर किसी को किसी प्रकार की कोई क्षति ये कारित करने का आशय है तो भी, और बेईमानी से, यानी अगर सांपत्तिक अपहानि कारित करने का है तब तो है ही है, सांपत्तिक लाभ या हानि कारित करने का आशय तो भी है ही है। यानी बेईमानी से जो शब्द इन्होंने प्रयोग किया है ये अत्यंत सावधानी के कारण यहां प्रयोग कर दिया। अदरवाइज कपट पूर्वक अगर लिख रहे हैं उससे ही बात कंप्लीट हो जाती है, इसे अलग से लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन लिखा ही इसीलिए ताकि बात पूरी रहे कि आप किसी को प्रवंचित कर रहे हो, ठीक है ना, और इस आशय तक प्रवंचित कर रहे हो कि वो सांपत्तिक नुकसान उठाएगा या किसी प्रकार का कोई नुकसान उठाएगा। वस्तुतः उठाए ये जरूरी नहीं है, डिफेक्टो उसे होगा ही नुकसान, जरूरी नहीं। तो तुम तो ज्यादा स्मार्ट है, तुम ज्यादा होशियार है, तुम ही थोड़े ना दुनिया में सबसे होशियार हो, तुम प्रवंचित कर रहे हो, हुआ ही नहीं, तो बात तो तुम्हारी होगी, ठीक है। तो बेईमानी से या कपट पूर्वक, इसीलिए उसने बेईमानी एक एक्स्ट्रा प्रिकॉशन के तौर पर यहां शब्द इस्तेमाल कर लिया उसने कि जो कोई बेईमानी से कपट पूर्वक इस आशय से किसी दस्तावेज को या दस्तावेज के भाग को रचित, हस्ताक्षरित, मुद्रांकित या निष्पादित करता है। रचित, ठीक है, रचित कब कहेंगे? जब आपने पूरा दस्तावेज जिस ढंग से वो होना चाहिए उस ढंग से रचित कर दिया, यानी प्रूफ रीडिंग कर रहे हैं आप तो उस ढंग से, जिस ढंग से रसीद को रचित होना चाहिए था उस ढंग से वो रचित नहीं हुई है अभी तो आप प्रूफ रीडिंग कर रहे थे, ठीक है ना। तो रचित शब्द का उसने प्रयोग किया। हस्ताक्षरित, दस्तावेज अक्सर
भाषा के कारण दस्तावेज नहीं माने जाते, वे हस्ताक्षरों के कारण दस्तावेज माने जाते हैं। ठीक है ना? या मुद्रांकन जब उन पर होता है, कई बार होता कि मोहर और सिग्नेचर दोनों होने चाहिए, तो भाषा उन्हें दस्तावेज का स्वरूप नहीं देती जब तक मुद्रांकित ना हो। या निष्पादन कई बार बताते हैं कि ऐसे ऐसे होना चाहिए, तो जब तक निष्पादन वैसे ना हो, ठीक है, तब तक भाषा का कोई प्रभाव ये नहीं हो सकता। और देखिए एक चीज और समझ लें, मिथ्या दस्तावेज और दस्तावेज में मिथ्या कथन, ये दो अलग अलग बातें। दस्तावेज में मिथ्या कथन है, ये अलग बात है, और मिथ्या दस्तावेज है, ये अलग बात है। मिथ्या दस्तावेज का मतलब यह हुआ कि दस्तावेज अपने अस्तित्व के संबंध में ही किसी मिथ्यावाद को अंतर्विष्ट किए हुए है, और दस्तावेज में मिथ्यावाद है। इसका मतलब दस्तावेज अपने अस्तित्व के संबंध में किसी मिथ्यावाद को अंतर्विष्ट नहीं किए हैं, बल्कि दस्तावेज जिस विषय वस्तु का वर्णन कर रहा है उस विषय वस्तु, इसमें कोई मिथ्यावाद लिख दी गई है। मिथ्या, आप ये कहते हैं ये आशीष त्रिपाठी द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र है, जो कि नहीं है। आपकी ये बात स्वयं दस्तावेज के संबंध में है, इसलिए मिथ्या दस्तावेज है। हमने ये अपने हस्ताक्षर से प्रमाण पत्र जारी किया कि ये फला फला जगह के निवासी हैं, ठीक है, और फला फला पेशे से संबंधित है। निवास के संबंध में आपने कुछ उसमें बदलाव कर दिए, ठीक है। अब दस्तावेज में मिथ्या कथन अंतर्विष्ट है, मिथ्या दस्तावेज नहीं है, क्योंकि दस्तावेज उसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित है जिसके द्वारा वह हस्ताक्षरित किया जाना कहा गया है। मिथ्या दस्तावेज में और दस्तावेज जिसमें मिथ्या कथन अंतर्विष्ट है, दोनों अलग अलग बात है। अब यह हो सकता है कि पता बदलने के माध्यम से आप किसी को प्रवंचित करना चाह रहे हैं, तब यह कूट रचना भी हो सकता है। लेकिन अगर सिंपल ही आपने बदल लिया, बहुत बार लोग ऐसे ही बदल देते हैं, तो मिथ्या दस्तावेज की रचना है, यह दस्तावेज में मिथ्या कथन है, किंतु कूट रचना नहीं है, क्योंकि कूट रचना होने के दस्तावेज में मिथ्या होना चाहिए, और प्लस कपुल्ड बाय दोज इंटेंशंस व्हिच आर नरेटेड अंडर सेक्शन 336, वो भी होना चाहिए, दोनों बातें होनी चाहिए। अदरवाइज मिथ्या दस्तावेज है। कई बार हम लोग मजाक मजाक में लिख देते हैं, कुछ ना कुछ लिख दिया और कहते फला ने लिखा है, ठीक है, तो मिथ्या दस्तावेज है वो, लेकिन फोर्जरी नहीं, क्योंकि फोर्जरी के लिए चाहिए क्या? आप मिथ्या दस्तावेज रचें या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख रचें, या मिथ्या दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के किसी भाग को रचें, और इस आशय से रचें कि लोग को या किसी व्यक्ति को कोई नुकसान या क्षति कारित की जाए, या किसी दावे या हक का समर्थन किया जाए। यह दावा हक संपत्ति के संबंध में हो, कतई जरूरी नहीं, किसी दावे या हक का समर्थन किया जाए, या कोई व्यक्ति संपत्ति अलग करे, या कोई अभिव्यक्ति अभिविक्षित संविदा इसमें प्रवेश करे, या कपट करे, या कपट किया जा सके। These are the intentions which must be present in your mind when you are going to, ठीक है, आपका मेकिंग ए फॉल्स डॉक्यूमेंट, जब आप ऐसा दस्तावेज बनाने जा रहे हैं, तब ये आशय आपके मन में होने चाहिए, और आशयों के या मन की बातों के सबूत जिस ढंग से दिए जाते हैं, उस ढंग से उन बातों के सबूत दिए जाने चाहिए। और आपको जब एविडेंस एक्ट बताया गया था, और जो अभी सीबीआई वाले पूछा भी है उन्होंने,
कि मन की विशेष दशा, ठीक है, ये कब सुसंगत होती है, जबकि मन की वह दशा सामान्य रूप से रहे तब सुसंगत होती है, या उस विशेष क्षण पर जब अपराध किया गया मन की वह विशेष दशा वह सुसंगत होती। तो मन की वह विशेष दशा जिस क्षण अपराध किया गया उसी क्षण सुसंगत होती है। और ये आपको खूब बताया गया था जो एविडेंस एक्ट पढ़ाया गया, इससे कोई मतलब नहीं है कि आदतन एक व्यक्ति लापरवाह है और उसके स्कूटर के ब्रेक या उसकी बाइक के ब्रेक ठीक नहीं रहते, इसका सबूत आपने दिया, कोई मतलब नहीं है इस सबूत का। आदतन है लापरवाह तो सामान्य तौर पर उसके ब्रेक फेल रहते हैं। प्रश्नगत समय पर जिस समय दुर्घटना हुई उस समय स्थिति क्या थी, इसका सबूत आपको देना पड़ेगा। विशिष्ट क्षण पर मन की दशा ये क्या थी, तो आपको याद रखना चाहिए। लेकिन और बेयर का एक एक शब्द पढ़ना चाहिए, एक एक शब्द। उसमें एक देख रहे थे हम, और एक सवाल था कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट उपस्थित है, उसकी उपस्थिति में चोरी की गई है और तीनों ऑप्शन उसमें हैं और तीनों सही है। वो गिरफ्तार करने का आदेश भी दे सकता है, खुद कर भी सकता है, और जमानत के बारे में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए संबंधित व्यक्ति को अभिरक्षा के लिए सुपुर्द ये भी कर सकता है। तीनों लिखे हुए हैं। तो अगर बेयर के एक एक शब्द को नहीं पढ़ा है तो कंपटीशन भूल जाइए, एक एक शब्द को पढ़ना पड़ेगा। और जो कह रहे थे पेपर लेंथी है, इसीलिए कह रहे थे कि बेयर का एक एक शब्द नहीं पढ़ा, कोई मतलब ही नहीं। क्या लेंथी था उसमें कुछ भी लेंथी नहीं था। आप जब अपने मन से पढ़ लेंगे चीजों को तो फिर क्या किया जाएगा। आप ये बेवकूफ टाइप के जो टीचर्स होते हैं उनकी बातों पर अगर विश्वास करेंगे, बेहद बहुत सुंदर भाई ये तो जरूर सेलेक्ट हो जाएगा, अगर आपने उनकी बातों को सुना तो जरूर लेंथी लगेगा। और दुर्भाग्य ऐसा रहता है कि जो पढ़ाते बिल्कुल कतई 100% गलत होता है, 100%, ठीक है ना, 100% गलत है। एक का हम देख रहे थे, वो बता रहे थे 167 यानी 187 सीआरपीसी बता रहे थे, और बता रहे थे जो फर्स्ट 15 डेज रिमांड है, ठीक है, गिरफ्तारी के बाद जो फर्स्ट 15 डेज रिमांड है वो तो पुलिस रिमांड होता है, पुलिस कस्टडी रिमांड होता है। उसे 60 दिन और 90 दिन के लिए गणना में नहीं लिया जाएगा, ठीक है। अब भाई पता नहीं कहां से पढ़ाते हैं, क्या करते हैं, जबकि वहां सीधा कहता है मजिस्ट्रेट को किसी भी ढंग की अभिरक्षा निर्धारित करने का हक होगा और मजिस्ट्रेट ही निर्धारित करेगा, है कुछ भी। तो बेयर के एक एक शब्द को जरूर देखना चाहिए। कह रहे हैं उस व्यक्ति के बारे में कहा जाता है कि वह व्यक्ति मिथ्या दस्तावेज या मिथ्या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख रखता है जो बेईमानी या कपटपूर्वक आशय से किसी दस्तावेज को या दस्तावेज के भाग को रचित, हस्ताक्षरित, मुद्रांकित या निष्पादित करता है। हमने बार बार कहा कि भाषा ये दस्तावेज का निर्माण नहीं करती, बल्कि आपके हस्ताक्षर, आपका निष्पादन, आपकी मोहर, या दस्तावेज को अंतिम बिंदु तक लिख दिया जाना, ये दस्तावेज की रचना इसको निर्मित करता है। जब तक अंतिम बिंदु तक नहीं लिखा गया तब तक रचना है, नो डाउट, लेकिन सेक्शन के हिसाब से रचना नहीं है, तब तक तैयारी ही चल रही है। अगर हम दांडिक विधि के सेक्शंस की बात करेंगे, इससे दांडिक विधि में हर चीज एकदम क्लियर बताई जाती है। कब रचा आपने मिथ्या दस्तावेज? जब रचित, हस्ताक्षरित, मुद्रांकित या निष्पादित आपने कर दिया। रचित मीनिंग देयर बाय यू हैव कंप्लीटेड ऑल द एक्ट्स in regard of that document, ठीक है, which you want to make falsely, ठीक है, उसके संबंध में whatever you can do you have done, तब रचित हुआ है। उससे पहले प्रिपरेशन है, तैयारी है। और मिथ्या दस्तावेज होना और दस्तावेज में मिथ्या कथन होना दोनों अलग अलग बातें हैं। दस्तावेज मिथ्या होने का अर्थ है
कि दस्तावेज के संबंध में ही बात गलत है। तो मिथ्या दस्तावेज फिर कहता है किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को या किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के भाग को रचित या पारेषित करता है। एक सज्जन है हमारे पास, आजकल खूब चल रहा है, जब से ये एआई और इलेक्ट्रॉनिक उसका जमाना आया है तब से खूब चल रहा है। पैसे भेजे नहीं, ठीक है, फोन पे से जो पैसे जाते भेजे नहीं, लेकिन आपके मतलब उनके मोबाइल पे ऐसा शो होने लगेगा कि उन्होंने भेज दिया और उसका स्क्रीनशॉट लेके आपको भेज देंगे। एक सज्जन ने हमारे साथ भी ऐसा ही किया, तो हमने उन्हें फोन लगा, कहा हमने कहा बेटा 467 लिखेगी, चक्कर मत पड़ो, ठीक है, क्योंकि इसमें लिखा है पारेषित करता है। अगर फर्जी इलेक्ट्रॉनिक आपने मैसेज बना करके पारेषित किया तो भी स्थिति वही आएगी। और हमने कहा हमें कोई फोन ऑन का इतना वो रहता नहीं, फोन हम जमा कर देंगे, क्योंकि फोन तो देना ही पड़ेगा, फोन तो देना ही पड़ेगा, वो तो सबूत है, ठीक है, वो तो देना पड़ेगा। और साथ में अब 65B की सर्टिफिकेट की भी उन्होंने बहुत इजी कर दिया है, एविडेंस एक्ट में ही पीछे लगा है उसका प्रारूप, और स्वयं उसी व्यक्ति को देना है वो जो उपयोग कर रहा था डिवाइस का, यानी हमें ही देना है। हमने कहा भी हम भर के और ये देंगे और तुम्हारे खिलाफ लिखा देंगे, रपट फिट हो जाओगे तुम, ठीक है ना। तो कह रहा है कि पारेषित करता है, ठीक है, किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पर कोई इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह लगाता है। अब ये इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह आप लोग ज्यादा जानते होंगे, हमें नहीं मालूम है क्योंकि कैसे लगाए जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह, लेकिन कोई इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह लगाता है। उसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह कहा है, ठीक है, उसने सिग्नेचर और ये सब कुछ नहीं कहा, उसने कहा कोई इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह लगाता है, ठीक है, जो उस दस्तावेज को उस ढंग का दस्तावेज होना प्रदर्शित कर सकता है जो आपके हिसाब से किसी व्यक्ति को प्रवंचित करने के उपयोग में आ सकता है, ठीक है ना। तो कहता है चिन्ह लगाता है किसी दस्तावेज के निष्पादन का या ऐसे व्यक्ति या इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह की अधिप्रामाणिकता का द्योतन करने वाला कोई चिन्ह लगाता है। आप इस ढंग का कोई चिन्ह लगा रहे हैं जिससे यह पता लगता है कि अमुक दस्तावेज अमुक व्यक्ति ने हस्ताक्षरित कर रखा है, ऐसा कोई चिन्ह आप लगा रहे हैं। इस पे बनता है पेपर में खूब सवाल, और खूब हमारे जमाने में तो खूब पूछा जाता था, आपके भी जमाने में पूछ ही लिया जाएगा कि जंगल में पेड़ लगे हैं, जंगल में पेड़ लगे हैं और जो सूखे पेड़ होते हैं उन पर रेंजर कुछ चिन्ह बना दिया करते हैं, जिससे यह प्रदर्शित होता है कि यह पेड़ काटे जाने के लिए, ठीक है, रेंजर की ओर से अनुमति है, इन पेड़ों को काटा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि जंगल में पेड़ की आयु पूरी हो गई, वो हटेगा नहीं तो नया जंगल कैसे आएगा। आपने क्या किया, इनफैक्ट जो पेड़ काटे जाने के योग्य रेंजर ने नहीं घोषित किया था, यानी जिस पर रेंजर ने कोई चिन्ह नहीं लगाया था, आपने बिल्कुल ठीक वैसा ही चिन्ह उस पेड़ पर बना दिया जो पेड़ काटे जाने के लिए रेंजर की ओर से आइडेंटिफाई नहीं हुआ था। तो आपने क्या किया है, यह पूछा जाता है, आपने कूट रचना की, फोर्जरी की, क्योंकि आपने फॉल्स डॉक्यूमेंट बना लिया। डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन हम लोग पढ़कर आए थे, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट की आप अक्षरों से, प्रतीकों से, अंकों से, चिन्हों से, ठीक है, लिखने योग्य पदार्थ पर जब कुछ ऐसा लिखते हैं जिसके बारे में आपका आशय है कि वो किसी विषय के साक्ष्य के तौर पर उपयोग किया जा सके, ऐसे करके डेफिनेशन आई थी। तो यहां इस विषय के साक्ष्य के तौर पर यह चिन्ह उपयोग हो सकता है कि रेंजर ने पेड़ों को काटने की अनुमति दे रखी है, इसलिए फॉल्स डॉक्यूमेंट है। फॉल्स डॉक्यूमेंट तो है ही, और आपने रेंजर को कपट करने के या लोग के साथ कपट करने के प्रयोजन से चूंकि इसे बनाया, इसलिए फोर्जरी है, कूट रचना है। तो आप ऐसा कोई चिन्ह लगाते हैं, ठीक है ना, कि यह विश्वास किया जाए कि ऐसा दस्तावेज या दस्तावेज के भाग, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख या इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह की रचना, हस्ताक्षर, मुद्रांकन, निष्पादन, पारेषण या लगाना ऐसे व्यक्ति द्वारा या ऐसे व्यक्ति के प्राधिकार द्वारा किया गया है जिसके प्राधिकार द्वारा उसकी रचना, हस्ताक्षर, मुद्रांकन या निष्पादन लगाए जाने या पारेषित न होने की बात वह जानता है। कौन जानते हैं? आप जानते हैं। आप जानते हैं कि उस व्यक्ति ने कुछ नहीं किया, न तो इसे पारेषित किया मैसेज को,
ना उसने ये चिन्ह लगाया है, ना उसके हस्ताक्षर उसके प्राधिकार से आप कर रहे हो। जैसे ये भी हो सकता है उसने आपको अथॉरिटी दे रखी हो मेरी ओर से सिग्नेचर कर देना। आप ही जानते हो कि ना तो हम उस व्यक्ति के सिग्नेचर कर रहे हैं, ठीक है, हम तो अपने ही कर रहे हैं, ठीक है ना, और ना ही उसके प्राधिकार से सिग्नेचर करना। हस्ताक्षर मुद्रांकन निष्पादन किसी अन्य व्यक्ति की ओर से आप किए दे रहे हो तो आप मिथ्या दस्तावेज बना रहे हो। लेकिन सिर्फ मिथ्या दस्तावेज बनाना यह कूट रचना नहीं है। मिथ्या दस्तावेज के साथ वो आशय अवश्य होने चाहिए, ठीक है ना। मिथ्या दस्तावेज जब तक उन आशयों से न बनाया जाए, जैसे एक पुलिस अधिकारी है, उसने पुलिस रेगुलेशन के मुताबिक प्रत्येक पुलिस अधिकारी को एक डायरी रखनी पड़ती है अपने, उसमें वो अपराध से संबंधित चीजें ठीक है लिखता रहता है। जब आप पुलिस रेगुलेशन पढ़ेंगे तो वहां लिखा है। तो उस डायरी में उसने मानिए कुछ ऐसी प्रविष्टियां कर रखी जिनसे यह प्रदर्शित होता है कि उसने किन्हीं व्यक्तियों को अपनी अभिरक्षा में कभी नहीं लिया, तो इससे किसी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं हो रहा, ठीक है। इसलिए यह मिथ्या दस्तावेज हो सकता है लेकिन यह कूट रचना नहीं है, ठीक है। यह मिथ्या, और जबकि इनफैक्ट उसने अभिरक्षा में रखा था कुछ समय, ठीक है ना। अगर वो ये लिखे कि हमने अभिरक्षा में रखा था और इनफैक्ट उसने नहीं रखा तो नुकसान हो सकता है, क्योंकि फिर तो ख्याति संबंधी हानि हो सकती है। इनफैक्ट उसने नहीं रखा और लिखा है कि रखा, तब हो सकता है, लेकिन इनफैक्ट रखा है और उसने लिखा कि नहीं रखा तो किसे, अरे भाई लोग को भी कोई नुकसान नहीं हो, स्टेट को भी, स्टेट तो तुम्हारा पकड़ ही लेगी अगर पकड़ना है तो। तुम्हारे लिखने थोड़े ना स्टेट मान जाएगी कि रखा या नहीं रखा, स्टेट को इससे लेना ही देना क्या। अरे भाई तुमने क्या लिख लिया, स्टेट को इससे मतलब ही नहीं। स्टेट तो कहेगी बेल ऑर्डर दिखाओ कोर्ट का, ठीक है ना, तब हम तुम्हें छोड़ेंगे, नहीं तो छोड़ेंगे ही नहीं। तो नुकसान तो किसी को नहीं हुआ, ठीक है, इसलिए कूट रचना नहीं है। हाँ, यह हो सकता है कि उसने चूंकि फर्जी एक दस्तावेज बनाया तो किसी विभागीय दंड का वो अधिकारी बने, वो अलग बात है। लेकिन अपराध के लिए दंड और डिसिप्लिनरी एक्शंस, ये बोथ आर डिस्टिंक्ट थिंग्स, वो दोनों अलग अलग बातें। आप नौकरी में अपना चाहे जो कुछ करो उसका विभागीय जांचों में, लेकिन उसने कूट रचना का अपराध नहीं किया। तो मिथ्या दस्तावेज बनाना और ये कूट रचना ये अलग अलग बातें। तो मिथ्या दस्तावेज बनाने का तरीका, ठीक है, उसे बता रहे। और मिथ्या दस्तावेज खा और गा में वर्णित तरीकों से भी बनाया जाएगा, साथ में इसके दृष्टांत भी हैं। इतना अब तक कुछ हो नहीं सकता। समय समाप्त हो रहा, शेष बात कल करेंगे, इस पे देखेंगे।